नमस्कार, लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर पिछले 1 साल से माथापच्ची चल रही थी। आज इस पर विराम लग गया है। भाजपा विधायक गिरीश गौतम एमपी विधानसभा के अगले अध्यक्ष होंगे। उन्होंने इसके लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। बता दें कि सोमवार को मध्य प्रदेश बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। बजट सत्र की शुरुआत से पहले एमपी विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है। रीवा जिले के देवतालाब विधानसभा क्षेत्र के विधायक गिरीश गौतम को विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए भाजपा ने नामित किया है। नाम पर मुहर लगते ही गिरीश गौतम ने विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष का पद विंध्य के खाते में चला गया है। कल सदन को नया अध्यक्ष मिलेगा तो अध्यक्ष नए वाले क्या करेंगे। बातचीत हुई है, सबकी सहमति है। कोविड के नियमों का गाइडलाइन का पालन करते हुए सदन संपूर्ण उपस्थिति के साथ समवेत होगा। अभी तो बातचीत यही हुई है हमारी। सर, बजट को लेकर कोई तारीख तय हुई? बजट कब पेश करेंगे? बजट के बारे में ऐसा बताया है कि 2 मार्च को संभावित बजट की प्रस्तुति होगी। कोरोना गाइडलाइन जो है उसका परिपालन सब लोग कर रहे हैं और मैं ये मानता हूं कि अभी तक जब से कोरोना का ये संक्रमण काल शुरू हुआ है भारत के अंदर या देश विदेश में, तो जो भी सदस्य कोरोना पॉजिटिव होता है वो स्वयं में अधिकतर अपनी जानकारी प्रसारित कर देता है और वो सावधानी उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनके मित्रों के लिए और उनसे मिलने जुलने वालों के लिए खतरा होता है। वहीं देश में व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके तहत लगातार पेट्रोल गैस के बढ़ते दामों को लेकर वाराणसी में व्यापारी संगठन ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। व्यापारियों ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की मिलीभगत से लगातार मूल्य वृद्धि की जा रही है, जिसके चलते लोगों की दिनचर्या बिगड़ रही है। बढ़ती हुई महंगाई ने आम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। व्यापारी संगठन के नेताओं ने कहा कि लगातार मूल्य वृद्धि को लेकर हम लोग सड़क पर उतरे हैं। अगर बढ़ती हुई महंगाई पर सरकार लगाम नहीं लगाती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वहीं जालौन में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान का राजकीय इंटर कॉलेज में समापन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने शिरकत की। वहीं इस मौके पर क्विज प्रतियोगिता में जीतने वाली छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। बताया जा रहा है कि छात्रों को सर्टिफिकेट के साथ नकद राशि देकर पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी प्रमिल कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अवधेश सिंह, आरटीओ सोमलता यादव सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर अमरोहा से है, जहां महिला समेत 3 लोग गन्ने के खेत में बंधक मिले हैं। आपको बता दें, देर रात बदमाशों ने बंधक बनाकर उन्हें खेत में छोड़ दिया था। आपको बता दें, महिला ने 2 लोगों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें, ये पूरा मामला नौगांवा सादत थाना क्षेत्र के गांव बागड़पुर का बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं इस वक्त की अमरोहा से, जहां महिला समेत 3 लोग गन्ने के खेत में बंधक मिले। आपको बता दें, देर रात बदमाशों ने उन्हें बंधक बनाकर खेत में छोड़ दिया था। वहीं महिला ने 2 लोगों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। आपको बता दें, सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये पूरा मामला नौगांव सादत थाना क्षेत्र के गांव बागड़पुर का बताया जा रहा है।
वहीं शाहजहांपुर के थाना मिर्जापुर क्षेत्र के गांव जरियनपुर में शनिवार को पैदल जा रही मां बेटी और बेटे पर जर्जर हाई टेंशन लाइन टूटकर गिर गई, जिसके बाद हादसे में बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां और बेटा गंभीर रूप से झुलस गए हैं। बताया जा रहा है कि घर के करीब जर्जर हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर तीनों पर जा गिरा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग को फोन कर विद्युत सप्लाई बंद करने की बात कही। वहीं आनंद फारन में गंभीर रूप से झुलसे मां बेटे को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जरियनपुर क्षेत्र से संबंधित है। अचानक बिजली का जर्जर तार था, टूट गया। वहां से गुजरने वाले माता, उसके बच्चा, एक लड़का और लड़की, तीनों चपेट में आ गए। जो भी क्या नाम कर्मचारी थे, बिजली कर्मचारी, उनको फ़ोन किया गया। मौजूद वो वहाँ पर थे भी, लेकिन वहाँ पर शटडाउन नहीं लिया गया। तड़प तड़प के उसका एक जो बच्ची थी वो डेड हो गई। बाकी CSC पर लाया गया। CSC पर जब पीड़ितों ने कॉल की, डॉक्टर साहब ने एम्बुलेंस के लिए कॉल की, उसके 45 मिनट बाद एक एम्बुलेंस आती है जो कि बाहर रुकी रहती है, ठीक है, अंदर तक नहीं आती है। उसके बाद 50 मिनट बाद अब एम्बुलेंस आई। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर अतिरिक्त एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए, वो भी CMO साहब नहीं सुन रहे हैं। ये सर, ये हादसा हुआ है कि वह लाइन जो 11,000 की पड़ी है मेन रोड से, उसमें तार टूट के उनके ऊपर गिर गया। और जब तार टूटा था तब बिजली विभाग हमारे पास मौजूद था। हमारा ट्यूबवेल का बिल देने आते, बोले कि आपका ट्यूबवेल का बिल है, ये अपना जमा करो। हमने बोला अभी जमा नहीं करेंगे, पापा जी पूर्णिमा गंगा नहर है, गंगा नहर पास जमा कर देंगे। तो जब ये टूटा हादसा हुआ, जो जल रही थी और बिजली विभाग धीरे धीरे पूरा भाग गया। किसी ने कोई लाइन कटवाने को उचित नहीं समझा। जैसे हम लोग वहाँ पे खड़े थे दुकान के पास में खड़े थे, जैसे बिजली वाले वहाँ भी मौजूद थे। तो यहाँ पे जैसे तार में जो झटका निकले, तो मैंने उनसे कहा कि यहाँ पे देखो बत्ती जल रही है और ये तार काटा जाए। तो उन्होंने किसी भी बात का ध्यान नहीं दिया और ये तार टूट के उनके ऊपर गिर गया। अच्छा, एक लड़की की मौत हो गई और बच्चे और उसकी मम्मी घायल। वहीं अनूपपुर के ग्राम भर्री में एक अधेड़ की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई है। कोमता रेलवे लाइन अनूपपुर से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर रेलवे फाटक ग्राम भर्री में ये घटना हुई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त 48 साल के बुद्धसेन राठौर के रूप में की है। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं बालाघाट के वारासिवनी में खैरलौंजी विधायक और खनिज विकास निगम के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने मुख्य अतिथि में आयोजित कार्यक्रम में खैरलांजी में नवनिर्मित महाविद्यालय भवन का लोकार्पण किया। 1,33,18,000 रुपए की लागत से ये भवन निर्मित किया गया है। आपको बता दें कि महाविद्यालय भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में कलेक्टर दीपक आर्या और SDM संदीप सिंह, प्राचार्य KL हिवारे और गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खनिज विकास निगम के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने इस अवसर पर उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन खैरलौंजी क्षेत्र के लिए विकास की नई सौगात लेकर आया है। इस क्षेत्र के छात्र छात्राओं को आज नए कॉलेज भवन की सौगात मिली है। खैरलांजी में कॉलेज भवन के बनने से इस क्षेत्र में शिक्षा का विकास होगा। साथ ही कहा कि खैरलौंजी क्षेत्र को विकास के मामले में अग्रणीय बनाया जाएगा। इस क्षेत्र में सड़कों से काम स्वीकृत कराए गए हैं। साथ ही प्रदेश के आने वाले बजट में खैरलौंजी क्षेत्र के कार्यों को भी शामिल किया जाएगा। वहीं लच्छीवाला टोल प्लाजा पर राजनीतिक दलों के साथ स्थानीय लोग टोल मुक्त की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर पिछले 2 महीने में लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं समस्या का समाधान नहीं होने के चलते क्षेत्रीय दल UKD ने हाईकोर्ट जाने का निर्णय लिया है। आज डोईवाला ब्लॉक सभागार
के यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें यूकेडी से जुड़े तमाम कार्यकर्ताओं ने लच्छीवाला टोल प्लाजा पर हो रही टोल वसूली का विरोध किया और 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी लोगों को टोल मुक्त रखने की मांग की। इस दौरान यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि आधी अधूरी तैयारी के साथ टोल की वसूली शुरू कर दी गई है, जबकि नेशनल हाईवे का कार्य शुरू भी नहीं हुआ है। साथ ही कहा कि इन गंभीर मुद्दों को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल हाईकोर्ट जाएगा। सभी वार्ड मेंबर्स की ये सबसे बड़ी चिंता थी कि ये जो टोल प्लाजा शुरू किया गया है और 20 किलोमीटर के दायरे के लोगों से भी जो है जबरन टोल लिया जा रहा है, इसको लेकर के सभी वार्ड मेंबर्स की बड़ी चिंता थी और इस पे एक आज हम लोग ये बैठक का आयोजन किया था और इसमें सभी ने एक मत से इस बात पर निर्णय लिया है कि उत्तराखंड क्रांति दल इस टोल प्लाजा के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण में जाएगा। सभी वार्ड मेंबर्स की ये सबसे बड़ी चिंता थी कि ये जो टोल प्लाजा शुरू किया गया है और 20 वहीं रामनगर में 27 करोड़ की लागत से प्रदेश का सबसे बड़ा बस पोर्ट बन रहा है। इस बस पोर्ट को आधुनिक तरीके से बनाया जा रहा है, लेकिन बस पोर्ट को बनाने के लिए परिवहन विभाग के पास भूमि कम पड़ रही है। इसके लिए परिवहन विभाग ने वन विभाग से भूमि की मांग की है। केंद्र सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की तरफ से बस पोर्ट का निर्माण कराया जा रहा है। बता दें, बस पोर्ट का निर्माण कार्य पिछले साल सितंबर से शुरू करा दिया गया था। निर्माण कार्य काफी प्रगति पर है, लेकिन बस पोर्ट के लिए नक्शे के हिसाब से भूमि कम पड़ गई। इसको लेकर परिवहन विभाग ने रोडवेज स्टेशन के बगल में लगती हुई वन विभाग की भूमि को देने के लिए प्रस्ताव भेजा है, जिसका वन विभाग और परिवहन विभाग द्वारा सर्वे करा लिया गया है। आपको बता दें कि परिवहन विभाग के ARM मोहन राम आर्या ने बताया कि अभी 120 हेक्टेयर भूमि की और ज़रूरत है। वहीं वन प्रभाग के DFO चंद्रशेखर जोशी ने बताया कि उत्तराखंड परिवहन निगम भूमि की आवश्यकता के लिए प्रस्ताव दिया गया है। तो उस भूमि के लिए जो है वन विभाग के साथ DFO साहब के निर्देश पर सर्वे किया गया था। वो भूमि .120 का सर्वे हुआ है। उसी आधार पर जो है उसका प्रस्ताव जो है भेजा जाएगा। .120 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता थी, जिसका सर्वे वन विभाग के साथ मिलकर कर लिया गया है। जो रामनगर बस डिपो है उसको अभी एक्सटेंड करने के लिए 1.5 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता जो है वो उनको है, जो उन्होंने ये मांग करी है। तो उसका संयुक्त निरीक्षण जो है ये वन विभाग और परिवहन निगम द्वारा कर लिया गया है और पूर्व में भी आधा हेक्टेयर भूमि जो है इस कार्य के लिए दी गई थी और अभी उसको एक्सटेंशन के लिए 1.5 हेक्टेयर की और आवश्यकता उनके द्वारा बताई गई है, जिसका ऑनलाइन प्रकरण बनाया गया है। वहीं अगली खबर बालाओ से है, जहां बीजेपी महिला मोर्चा ने छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें बिगड़ती कानून व्यवस्था और प्रदेश में असुरक्षित महिलाओं को लेकर जमकर हल्ला बोला गया। इस दौरान सांसद मोहन मंडावी ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। साथ ही मंत्री शिव डहरिया के बयान को लेकर भी नाराजगी जाहिर की और कहा कि मंत्री डहरिया का बयान महिलाओं के लिए अपमान की बात है। प्रदेश में दुष्कर्म जैसी घटनाएं भी बढ़ रही हैं। ऐसे में सरकार आंखों में पट्टी बांधकर बैठी है। गंगा जल की कसम खाने वाले, शराबबंदी की बात करने वाले लोग अब तक कुछ नहीं कर पाए हैं, बल्कि अब और नई नई शराब की दुकानें खोल रहे हैं। इन तमाम बातों को लेकर महिला मोर्चा ने जमकर भड़ास निकाली और राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा।
वहीं बीजेपी महिला मोर्चा ने कोरिया जिला मुख्यालय में छत्तीसगढ़ सरकार में बढ़ रहे महिलाओं के साथ दुराचार और अवैध शराब के साथ प्रदेश में बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर हल्ला बोला और आंदोलन किया। आपको बता दें कि बीजेपी महिला मोर्चा पूरे प्रदेश में भूपेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, साथ ही सड़क से सदन तक हल्ला बोला। आंदोलन के तहत मातृत्व शक्ति स्वाभिमान मार्च और 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। वहीं अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। बताना चाहूँगी कि हमारी प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत जी के आह्वान पर आज हम सब बहनें यहाँ धरना प्रदर्शन में आई हुई हैं और हमारी मांगे हैं कि हमारी जो बहनों के साथ अत्याचार और दुष्कर्म हो रहे हैं उन पर रोकथाम किया जाए, वरना इससे भी उग्र आंदोलन होंगे। हम सब बहनें उनसे यही मांगती हैं कि हमारे बहनों की वो सुरक्षा करें। और वहीं अनूपपुर के ग्राम भर्री में एक अधेड़ की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई है। कोमटा रेलवे लाइन अनूपपुर से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर रेलवे फाटक ग्राम भर्री में यह घटना हुई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त 48 साल के बुद्धसेन राठौर के रूप में की है। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो बालाघाट के वारा सिवनी में खैरलौंजी विधायक और विकास के अध्यक्ष के प्रदीप जायसवाल के मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि इस दौरान 1 करोड़ 33 लाख की परियोजना का उद्घाटन भी उन्होंने किया और बताया कि ये वहीं अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो मंदसौर से है। जिला चिकित्सालय में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। आपको बता दें ग्राम बाजखेड़ी की एक गरीब महिला की नसबंदी का ऑपरेशन के दौरान महिला चिकित्सा पूजा वर्मा ने पीड़ित की लापरवाही पूर्वक आंत काट दी गई। जब महिला की हालत गंभीर बन गई तब गरीबी के चलते परिवार महिला का इलाज भी नहीं करा पा रहा। सहायता के लिए दर दर भटकने पर मजबूर है। पीड़ित महिला का नसबंदी ऑपरेशन 15 जनवरी को जिला चिकित्सालय मंदसौर में हुआ था। ऑपरेशन के बाद 2 दिन तक महिला ठीक रही। तीसरे दिन पेट में इन्फेक्शन फैलने के बाद महिला की अचानक तबीयत खराब हो गई। आपको बता दें कि महिला की हालत लगातार गंभीर हो रही है। आनन फानन में जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों ने महिला को गंभीर हालत में उदयपुर रेफर कर दिया। यहां तक कि महिला की स्थिति के बारे में महिला के परिजनों को बताया तक भी नहीं। इसको नसबंदी का ऑपरेशन करवाया यहाँ अस्पताल लाके ने नसबंदी करवाने के बाद दो दिन तक रखी। शाम दिन बन रखी ने दूसरे दिन शाम पड़े इसको तकलीफ हो गई। तकलीफ हुई तो फिर इसको उदयपुर ले गए। इन्होंने डायरेक्ट कह दिया कि उदयपुर ले जाओ। मान के कई तकलीफ तो इन्होंने कुछ तकलीफ बताई नहीं। यहाँ तो उनके पाइजन बन गया, फलाना बन गया, यूँ कर दिया नहीं। इन्होंने एकदम से बाहर निकाल दिए। बाहर निकालने के बाद वहाँ उदयपुर ले गए। उदयपुर ले जाने के डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसके अंदर कुछ मिस्टेक हो गई। ऑपरेशन करा तो अंदर नस काटी हुई मिली। उसमें उन मैडमों ने कोई कैची लगा दी थी। जो 2 दिन बाद बेहोश होगी। फिर उसके बाद वहाँ उदयपुर भेज दिया उन्होंने। जो अचानक भेजा और हमारे परिवार को भी बुलाने में बहुत देर हो गई थी। अचानक ही भेजा उन्होंने ये कहा सिर्फ कि आपके आदमी लोगों को बुला दो। तो हमारे पास पैसे भी नहीं थे। मैंने जो है डॉक्टर राठौर मैडम से बात करी है और उनने बताया है कि सादिया नाम की जो है बाजखेड़ी की जो महिला थी उसका 15 जनवरी को जो है नसबंदी ऑपरेशन हुआ था अपने जिला अस्पताल में। डॉक्टर पूजा वर्मा ने किया था और उसके बाद में शायद उसके पेट में आँख में कहीं ना कहीं जो है कोई इंजरी हुई थी, है ना, जिसके कारण उसको उदयपुर रेफर किया था, है ना। और उन्हें यही बताया। वहीं देश में बढ़ रही महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रुद्रपुर में पदयात्रा निकाली और पदयात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं ने डबल इंजन सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी किया। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार महंगाई में लगाम नहीं लगा पा रही है। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जगदीश तनेजा के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा भगत सिंह चौक से शुरू होकर पुरेबा बाजार होते हुए महात्मा गांधी की प्रतिमा पर जाकर समाप्त हुई। पदयात्रा के दौरान पूर्व मंत्री तिलक राज बहेड़ ने कहा कि महंगाई आसमान छू रही है लेकिन सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है।
पूरे देश के अंदर महंगाई चरम सीमा पर है, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, हर चीज़ महंगाई कमर तोड़ रही है। और जब कांग्रेस के जब महंगाई होती थी तो ये लोग चूड़ियाँ भेंट करते थे प्रधानमंत्री को, सड़कों पर उतरते थे, भारत बंद करते थे। वो कहावत है ना, वो कत्ल नहीं करते तो आ नहीं होती, हम आ भी बढ़ते तो हो जाते हैं बदल। पूरे वहीं सितारगंज विधानसभा के बीजेपी विधायक सौरभ बहुगुणा ने शक्ति फार्म के नगर पंचायत के प्रांगण में प्रेस वार्ता की। साथ ही बताया कि शक्ति फार्म क्षेत्र के गोविंद नगर के पाड़ा गांव में 14 फरवरी की रात को अरुण वैरागी की पत्नी अलका वैरागी का शव घर के अंदर छत के फैन से लटकता हुआ मिला था, जिसके बाद अलका के भाई प्रशांत मंडल ने ससुराल में पति सहित 4 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट देकर कहा था कि इन्होंने ही रंजिशन हत्या करके उनकी बहन को लटका दिया है। जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्य आरोपी अरुण वैरागी को जेल भेज दिया था। साथ ही बीजेपी के शक्ति फार्म मंडल अध्यक्ष ने अरुण वैरागी को बीजेपी के पद से निष्कासित कर दिया। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगा रही थी कि अरुण वैरागी के परिवार को बीजेपी बचा रही है, जबकि पुलिस अरुण वैरागी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हल्द्वानी जेल भेज चुकी है। साथ ही कहा कि मैंने आज इसलिए ही प्रेस वार्ता कर अपना पक्ष रखा है कि मैं पीड़ित परिवार के साथ हूँ। शाम को नारायण पाल जी और कुछ कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ पर जुलूस निकलवाया कि उसको न्याय दो। न्याय क्या होता है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, जो क्षेत्र की जनता है उनको भी बताना चाहता हूँ। न्याय आप तब मांगते हो जब कहीं पे अन्याय होता है, न्याय आप तब मांगते हो जब कहीं पे अनदेखी होती है, या न्याय आप तब मांगते हो जब सरकार का हस्तक्षेप होता है, न्याय आप तब मानते हो जब जिस आदमी के खिलाफ तहरीर दी जा रही है उस पर एक्शन नहीं होता। यहाँ तो पुलिस ने 5 दिन के अंदर एक्शन भी कर दिया, अरेस्ट भी कर दिया, जेल भी भेज दिया। वहीं NBCFDC के तत्वाधान में राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान ने चंबा में 15 दिवसीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम के समापन पर 30 महिला प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि PNB चंबा की शाखा प्रबंधक आकांक्षा विष्ट ने मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शिरकत की। आकांक्षा विष्ट राणा ने प्रतिभागियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंक की लाभान्वित योजनाओं के बारे में बताया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि कृष्ण प्रसाद सेमवाल ने कहा कि नगर पालिका चंबा में भी स्वरोजगार परख योजनाओं के जरिए महिलाओं के लिए स्वरोजगार के क्षेत्र में कई संभावनाएं हैं। इस मौके पर समृद्ध मिशन सोसाइटी की सचिव सुभाष सकलानी ने बताया कि 30 महिला प्रतिभागियों को स्वरोजगार परख योजना से विभिन्न योजना अंतर्गत जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि प्रशिक्षण ले रही महिलाएं स्वावलंबी बन सके। वहीं विकासनगर के ग्रामीणों और देवभूमि भैरवा सेना वाहिनी ने आज SDM विकासनगर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि बैरागीवाल में मुर्गा फार्म, रॉयल पोल्ट्री और ग्रोथ फार्म की वजह से प्रदूषण फैल रहा है, जिसकी वजह से बुजुर्गों और बच्चों के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। साथ ही ग्रामीणों को भविष्य में गंदगी और वायु प्रदूषण की समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। वहीं पोल्ट्री फार्म का सभी ग्रामीणों ने खुलकर विरोध किया और जनवरी महीने में भी विकासनगर उप जिलाधिकारी को लिखित ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि मानकों की अनदेखी करते हुए क्षेत्र में पोल्ट्री फार्म की अनुमति दी गई है। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन करने के लिए सभी ग्रामवासी मजबूर होंगे। एक पोल्ट्री फार्म खुल रहा है, जिससे कि क्षेत्र की जनता को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और जो नियम है 500 मीटर के बाहर पोल्ट्री फार्म खुलना चाहिए, लेकिन वहाँ 50 मीटर के दायरे में ही पोल्ट्री फार्म खुल रहा है, जिसके संबंध में गांव वालों ने पहले 25 तारीख को एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया था, उप जिलाधिकारी महोदय को दिया था। उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए आज संगठन को यहाँ पर आकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। एक पोल्ट्री फार्म वहीं रीवा जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सड़क हादसे का शिकार हुए एक व्यक्ति के शव को 48 घंटे तक वाहन रौंदते रहे। पहले तो लोग किसी मृत जानवर का शरीर मानकर नजरअंदाज करते रहे, लेकिन जब पास जाकर देखा तो इंसान के कपड़े नजर आए। सूचना मिलते ही पुलिस और मौके पर
पहुंची और घटनास्थल पर हड्डियों के चंद टुकड़ों के अलावा और कुछ नहीं मिला। पुलिस ने हड्डियों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये घटना चोरहाट थाने के शाकीन बाईपास की है। मृतक की पहचान संपत पाल पिता रामेश्वर निवासी सोनवर्षा थाना रामनगर जिला सतना के रूप में हुई है। आपको बता दें कि रीवा से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां सड़क हादसे का शिकार हुए एक व्यक्ति के शव को 48 घंटे तक वाहन रोकते रहे। पहले तो लोग किसी मृत जानवर का शरीर मानकर उसे नजरअंदाज करते रहे, लेकिन जब पास जाकर देखा तो इंसान के कपड़े नजर आए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल से मृतक की कुछ चंद हड्डियां भी बरामद हुई। आपको बता दें पुलिस ने हड्डियों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये घटना चोरहाट थाना क्षेत्र के सर्किल पुलिस के द्वारा एक शव जिसका बताया गया कि 75 वर्षीय वृद्ध जो सोनवर्षा थाना रामनगर जिला सतना का रहने वाला था, उसका शायद सड़क दुर्घटना में मौत होने के कारण लाए हैं, तो एक बंद पैक में बक्से में लाया गया था। बेगमगंज में गत रात्र में पंडा के पास मानसिक तनाव को दूर करने के लिए टोना टोटका करा वापस लौट रहे दंपत्ति के साथ लूटपाट की गई। मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक मोनिका शुक्ला के निर्देश पर एडिशनल एसपी अमृत मीणा ने शनिवार को घटना देवालपुर के पास का निरीक्षण किया। ग्राम के लोगों से भी आरोपियों के बारे में जानकारी ली और जिस पंडा के पास उक्त महिला अपने पति के साथ ललितपुर से आई थी, पंडा पूरन अहिरवार से भी पूछताछ की और आरोपियों को पकड़ने के लिए एसडीओपी सुनील वरकरे, थाना प्रभारी इंद्राज सिंह को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। पंडा पुजारी के यहाँ टोटका कराने के लिए आए हुए थे। इनका ये कहना था कि उनकी पत्नी को मानसिक तनाव रहता था। उन्हें ये जानकारी मिली थी कि पंडा जी टोना टोटका करके और उनकी पत्नी को ठीक कर सकते हैं। कल शाम को ये दोनों देवलापुर गांव पहुंचे और वहां उन्होंने पंडा जी से मुलाकात करने के बाद में कुछ टोटका करवाया। इसके बाद ये वापस जा रहे थे तो रास्ते में अज्ञात 3 बदमाशों ने बाइक से इनका पीछा किया और रोककर इनके साथ मारपीट की। इनका ये भी कहना है कि मंगलसूत्र और कान के टॉप्स छीन लिए। विरोध के दौरान 3 में से एक बदमाश ने गोली भी चलाई है। गनशॉट की चोट महिला को पेट के नीचे लगी है। वहीं पन्ना जिले के भोले भाले लोगों से एटीएम बदलकर ठगी करने वाले शातिर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। आपको बता दें कि पन्ना पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने बदमाशों के पास एक कार और 4.5 लाख रुपए और मोबाइल सहित 40 एटीएम कार्ड भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि लगातार पन्ना के अलग अलग थाना क्षेत्र में एटीएम बदलकर ठगी करने के मामले सामने आ रहे थे, जिसे लेकर पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना ने टीम का गठन किया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। आज शातिर गैंग को पकड़ने में कामयाब रहे। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ जारी है, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी अलग अलग शहरों में जाकर एटीएम बूथ के पास खड़े हो जाते हैं और ऐसे लोगों को तलाशते हैं जो एटीएम का उपयोग सही तरीके से नहीं कर पाते। ऐसे लोगों की मदद के बहाने उनका पिन जानकर मौका मिलते ही एटीएम कार्ड बदल लेते हैं और फिर दूसरे शहर जाकर पैसा निकाल लेते हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।